हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। कमेंट करके बताओ जरा एक बार जल्दी से, सेशन लाइव हो गया, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, चलो जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आपका एडजेक्टिव चैप्टर खत्म हुआ था, आज अपन अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ब। ठीक है। एडजेक्टिव के 2 मॉक्स आपको दिखने लग गए होंगे 30 क्वेश्चंस के। कहाँ पे दिखते हैं आपका, जो जैसे ग्रामर फोल्डर बना हुआ है उसी के नीचे आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाला। उसके अंदर आपको एडजेक्टिव के 30 क्वेश्चन के 2 मॉक दिखने लग गए होंगे। ठीक है। इनके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जैसे जो इनके अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी जो वीडियो होती है वो भी मैं कल की आपकी क्लास से पहले डाल दूंगा। तब तक आप आराम से इनको अटेम्प्ट कर लो। अपने जो डाउट क्वेश्चन हो 23, 24, 27 ऐसे उनको कॉपी पर लिख के रख लो। 99% आपको जो मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो डालूंगा उसमें आपके वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक दो छोटी छोटी बातें और। प्रोनाउन के भी 2 डले हुए थे पहले, है ना। पहले जो डले हुए थे उसके अंदर एक में 32 क्वेश्चन थे और एक में 26 क्वेश्चन थे। वो बड़ा मतलब रैंडम सा नंबर लगता था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला जो था उसके 2 क्वेश्चन निकलवा के सेकंड वाले में डाल दिए और 2 क्वेश्चन ऐड करके उसको भी 30 कर दिया। ठीक है। तो अभी आपको एडजेक्टिव के 30 क्वेश्चंस के 2 मॉक नज़र आ रहे होंगे और प्रोनाउन के भी 30 क्वेश्चंस के 2 मॉक आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक, एक तो बात ये है। उसके अलावा अभी इनके अंदर एक एक मॉक, जब आपका ये पूरा कोर्स एक बार पूरा हो जाएगा, ठीक है, सारी वीडियोस अपनी आ चुकी होंगी, तो मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी बढ़ाऊंगा। एक बार आप ये 60 क्वेश्चंस एक बार करते चलिए। उसके बाद जब कोर्स पूरा हो जाएगा मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिलने लगेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मुझे ही छांटने हैं, इनके सॉल्यूशंस मुझे खुद ही बोल के टाइप कराने हैं, तो इट विल टेक टाइम। ठीक, तो मैं एक एक मॉक और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, यानी इसमें क्वेश्चंस अपने और बढ़ जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, एक छोटी सी चीज, हालांकि मैंने प्रोनाउन के टाइम पे बोली थी पर दोबारा बोलता हूँ। बच्चे, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक, मान लो आपने किसी टीचर से मैथ का एक चैप्टर पढ़ा, क्या आपसे लेट से कि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे मैथ्स के उस चैप्टर के, क्या 100 के 100 आपसे हो जाएंगे पहली बार में बिना सॉल्यूशन देखे? नहीं होंगे ना ऑब्वियसली। 40, 50, 60% होंगे, बाकी सॉल्यूशन देख के याद है, अरे यार ये तो ऐसे करना था। हाँ कि ना। तो जैसे जैसे वहां आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ यार मैंने चैप्टर पढ़ लिया, ये वाला मुझसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैंने देख लिया, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं फेस कर लूंगा इसको। तो वही कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे भी रखना है। वही कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे भी रखना है। अगर आपसे पहली बार में जब आप उसको लगाते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, अगर 40%, 50% अगर क्वेश्चन हो रहे, तो भी बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के पहली बार में 40-50% ही क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ना बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं, अरे यार मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ा, मुझसे 40% ही क्वेश्चन हुए, मुझसे 50% ही क्वेश्चन हुए। बच्चे, मैं बिल्कुल मन से अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो सारा लेक्चर अच्छे से देखता है, जो नोट्स बनाता है, उससे भी 40-50% ही होते हैं पहली बार में। ये जो फुल बटा फुल स्कोर कर रहे हैं, रैंक ज्यादा आ रही है, वो बच्चे हैं जो एक एक बार कोचिंग पहले ले चुके हैं। तो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। ठीक है, आपको सिंपली एक बार आपने लगा लिया, 40-50% हुए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ लिए सारे क्वेश्चंस के, आपको दिमाग में वो चीज़ याद हो गई, है ना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी मैंने वीडियो जो दूंगा वो आपने देख ली। उसके बाद 25 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा से अपने उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज किए, दोबारा वो क्वेश्चंस लगा दो, इस बार आपसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना, मैं फिर बता रहा हूँ। आ जाइए, अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी, वर्ब। अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्ब। वर्ब को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं। वर्ब को मैं 3 पार्ट के अंदर बांट रहा हूं। एक तो आपका मेन वर्ब का पोर्शन होगा, एक तो आपका मेन वर्ब का पोर्शन हो गया जो आज चालू होगा। ठीक है जी। एक है आपका मॉडल्स, जिसके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब पढ़ाया जाता है। और एक हो गया आपका एडवांस वर्ब।
जिसके अंदर आपको इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, इनके ना लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, एक्चुअली इनके लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। ज़्यादातर किताबों में क्या दिया होता है, पूरे वर्ब चैप्टर के जो सवाल हैं वो एक साथ पटक दिए जाते हैं। बच्चे को पता नहीं होता कि अच्छा ये जिरेंड का क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन आ गया, अच्छा इन्फिनेटिव का क्वेश्चन आ गया, बच्चा डिमोरलाइज होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इनको ऐसे पढ़ाऊंगा, ये दोनों तो पढ़ेंगे अपन एक साथ, ये वाले दोनों तो अपन पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है, एक ही फ्लो में। 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी लगेंगी, ये दोनों अपन पढ़ेंगे एक ही फ्लो में। और ये वाला जो है ये आपका जाएगा ऑलमोस्ट कोर्स के एंड पे, ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह के बाद हो रहा होगा ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आपको जानने जरूरी हैं, थोड़ा सा और आपका मोटिवेशन भी जरूरी है कि हाँ हम इसको फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाले अपन दोनों पहले एक साथ करेंगे, जो क्वेश्चन डलेंगे वो भी इन दोनों पे ही बेस्ड होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ये भी होगा जब इसका समय आएगा। क्योंकि बाकी, अब मैं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी किताबों का, बाकी टीचर्स का, उनको तो सिर्फ रटाना है कि इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आएगा। मुझे इनको लॉजिकली समझाना है, और उसको लॉजिकली समझाने के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा, ये बाद में होगा, ये वाले दोनों अपन पहले करेंगे। ठीक है, आ जाइए, शुरुआत कर रहे हैं अपने मेन वर्ब वाले पोर्शन की। मेन वर्ब के अंदर जो अपने पहला पोर्शन जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कंफ्यूजिंग वर्ब्स। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, फॉल और फेल में क्या डिफरेंस है, लाई और ले में क्या डिफरेंस है, राइज और रेज में क्या डिफरेंस है, ऐसे वाले सवाल। ठीक है जी, होता क्या, दिखने में बिल्कुल सेम सी लगती हैं, बोलने में बिल्कुल सेम सी लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। अब जरा एक बार नजर मारो, ये वाली वर्ब तो सबने सुन रखी है, फॉल फेल फॉलन, ये सबने सुन रखी है, फॉल फेल फॉलन। लेकिन क्लास के कम से कम 70 से 80% बच्चों ने ये वर्ब नहीं सुन रखी, फेल फेल्ड फेल्ड। अब हमने सुन नहीं रखी होती, हमें अजीब लगती है, तो हम परेशान होते हैं इस चक्कर में, हाँ कि ना। तो जरा समझने की कोशिश करिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए वर्ब नई होती है और कंफ्यूजिंग भी है। इसमें भी फेल दिख रहा है, यहाँ पे भी फेल दिख रहा है, तो कंफ्यूजन होती है। काफ़ी बच्चे तो फेल्ड देखते हैं, भाई फेल्ड क्या होता है, सीधा ही एरर टिका देंगे, जबकि ये अपने आप में वर्ब है, इसीलिए इस पर सवाल बनता है। देख लीजिए अब इनको कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे ये लगेगा, कहाँ पे ये लगेगा, देखने की जरा कोशिश करिए। ठीक है, हाँ जी, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन का मतलब होता है जी गिरना। फॉल फेल फॉलन का मतलब होता है जी क्या, गिरना। फॉल फेल फॉलन माने गिरना, फेल फेल्ड फेल्ड माने गिराना। फॉल फेल फॉलन माने गिरना और फेल फेल्ड फेल्ड माने गिराना। ठीक, अब यहाँ पे या तो आप इसको सीधा हिंदी मीनिंग से कर लो, जब आपको गिरना वाला मीनिंग चाहिए, जब आपको गिरना वाला मीनिंग चाहिए तो ये ऊपर वाली लगा लिया करो, जब आपको गिराना वाला मीनिंग चाहिए हो तो ये वाली लगा लिया करो, हाँ कि ना। या तो सीधा मीनिंग से कर लो, नहीं तो अगर आप इसको ग्रामर से सोचना चाहते हो तो थोड़ा सा ये भी देख सकते हो। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति गिर गया, अगर कोई मैं कहूँ कि सोहन गिर गया, गिरना हैपनिंग वर्ब याद करो, वो गिर गया, कपड़े सूख गए, कुर्सी टूट गई, कुछ याद आया, हैपनिंग वर्ब है ये वाली तो। और हैपनिंग वर्ब कैसी होती हैं, इनट्रांजिटिव होती हैं। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ गिरा दी, मैंने बोतल गिरा दी, मैंने कुर्सी गिरा दी, मैंने रोहन को गिरा दिया, मैंने अगर किसी चीज़ को गिरा दिया, तब ये वर्ब कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। यानी जब ये वर्ब आएगी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जब ये वर्ब आएगी तो आगे ऑब्जेक्ट आया होगा। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बोला, दिखने में सेम सी लगती हैं, दिखने में सेम सी लगती हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सवाल आते हैं, है ना। अब अच्छे से अगर अपन इनका मीनिंग जान लेंगे, इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जान लेंगे तो अपन कर पाएंगे। फॉल फेल फॉलन, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फॉल फेल फॉलन माने होता है गिरना, फेल फेल्ड फेल्ड फॉलिंग, फेल्ड फेल्ड फेल, फेलिंग का मतलब होता है बेसिकली गिराना, किसी चीज को गिराया जा रहा है। अगर आपको मीनिंग से करना है तो मीनिंग से कर लो, गिरना वाला मीनिंग चाहिए तो ये लगाना, गिराना वाला मीनिंग चाहिए तो ये लगाना, है ना। अब इनमें से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फेल कब लगेगा, फॉलन कब लगेगा, वो मीनिंग पे डिपेंडेंट है ना। वर्ब की पहली फॉर्म कहाँ लगती है, दूसरी फॉर्म कहाँ लगती है, तीसरी फॉर्म कहाँ लगती है, वो मीनिंग पे यानी बेसिकली टेंस पे डिपेंडेंट होता है। अगर मुझे पास्ट की बात करनी है, वो गिरा था तो फिर फेल लगाना पड़ेगा, और अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, वो गिर चुका है ना, ही हैज फॉलन लगाना पड़ेगा, और वो गिरता ही रहता है कोई चीज़, ये तो ये यार ये वाला डिवाइस हमेशा ही गिरता रहता है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट डेफिनेट लगाना पड़ेगा, वो मीनिंग पे डिपेंडेंट है। जिसको अभी ये स्ट्रक्चर या मीनिंग अभी नहीं आते, टेंशन मत लीजिए, टेंस चैप्टर जब आपका आएगा तो ये कौन से टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन से टेंस का क्या मीनिंग होता है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार आप ये दोनों अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। एक बार ये दोनों आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ।
खाली मत बैठो यार, ट्राई करो, सेंटेंस देखो क्या मीनिंग है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ट्राई करो, खाली मत बैठो। छोटी सी बात, जैसे ही अभी बच्चा लिख रहा है कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, काफ़ी दिन हो गए। बच्चे, जैसे ही इस बच्चे ने लिखा कि 8 दिन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परसों रात तक के सारे रिप्लाई मैं कर चुका हूँ। हाँ, 2 दिन ज़रूर लगेंगे, 2 दिन से पहले रिप्लाई नहीं आ पाएगा। वो आपको ही पता है बच्चे, मैंने पहले ही बताया था कि डेली के 1200-1500 मैसेजेस होते हैं, तो आप भी समझिए, क्योंकि कोई स्टाफ तो रिप्लाई करता नहीं। जिनको मैसेज के रिप्लाई मिल रहे हैं, देख रहे होगे, कभी रात को 1 बजे रिप्लाई आ रहा है, 3 बजे रिप्लाई आ रहा है। अब कल सुबह 4:30 बजे सोया हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे बहुत एकदम हैरान भी रह जाते हैं, यार ये भी बताओ ये कैसे कर सकता है एक टीचर की सुबह 4:30 बजे तक जग जग के रिप्लाई दे रहा बच्चों को। लेकिन मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं पूरी करता हूँ, ठीक है। अगर बाय चांस ये कोई बच्चा है, अगर या तो नंबर चेक कर ले भाई, इसका मतलब तो सही नंबर पे मैसेज नहीं कर रहा है, एक बार दोबारा नंबर चेक कर ले, नहीं तो ऊपर प्रॉपर लिख दे मुझे 8 दिन से रिप्लाई नहीं मिला, या जो भी तेरा कैसे छूटा है। पॉसिबल नहीं है वैसे, परसों तक के सारे रिप्लाई मैं कर चुका हूँ, ठीक है। नंबर एक बार सही से दोबारा चेक कर ले भाई, पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हो ना बात। आ जाइए। हाँ जी। द वुड कटर हैज़ फॉलन एटलीस्ट 20 ट्री सो फार। यहाँ पे क्या मीनिंग देना था? यहाँ पे मीनिंग देना था कि वो जो वुड कटर था, वो जो लकड़हारा था, उसने कम से कम 20 पेड़ गिरा दिए अब तक। वो जो वुड कटर था, वो जो लकड़हारा था, उसने कम से कम 20 पेड़ गिरा दिए अब तक, ठीक है। नीचे क्या मीनिंग देना है? रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। यहाँ पे गिर गया वाला मीनिंग चाहिए, यहाँ पे गिराना वाला मीनिंग चाहिए। मीनिंग से देखना तो मीनिंग से देख लो, ग्रामर से देखना है, अगर ग्रामर से देखना है तो भी आप चेक कर पा रहे होगे कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एटलीस्ट यहाँ पर कोई दो अलग अलग वर्ड नहीं है, ये एटलीस्ट जो है ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, कम से कम 20। ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव की सब टाइप कार्डिनल है ना। और ट्रीज जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। किसको गिराया गया? पेड़ों को गिराया गया। और ये सो फार अलग अलग नहीं है, सो फार का मतलब होता है अभी तक, ये एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है सो फार। और ये जो एटलीस्ट है, ये इसकी इंटेंसिटी के लिए आ रहा है, कम से कम 20, मिनिमम 20, हाँ कि ना। तो वुड कटर अब तक गिरा चुका है कम से कम 20 पेड़। वुड कटर कम से कम 20 पेड़ गिरा चुका अब तक, ये सेंटेंस का मतलब है। तो ये गिराए जाने के ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो यानी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, हाँ कि ना। अगर तुम यहाँ पे इंट्रांजिटिव वाली वर्ब लगा दोगे तो फिर ट्रीज नाउन का क्या होगा? इसका मतलब हमें समझ में आ गया, मीनिंग से भी समझ में आ गया, ग्रामर से भी समझ में आ गया कि यहाँ ट्रांजिटिव वाली चाहिए। अब हमें ग्रामर ठीक करनी है ना, टेंस थोड़ी बदलना है। ऐसा थोड़ी कि इनमें से कोई भी वर्ब लगा लो, वुड कटर वॉज फेलिंग लिख दें, है ना, या वुड कटर सीधा फेल्ड लिख दें। जो टेंस पहले था वही टेंस रखोगे ना। पहले अगर हैज़ के साथ V3 वाला स्ट्रक्चर है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाद में भी तो वही टेंस रखोगे। हमें यहाँ पर गलती वर्ब की फॉर्म की है ना, कि गलत वर्ब की आपने फॉर्म लगा दी। ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पे टेंस बदल देंगे, तो जो पहले टेंस था वही टेंस बाद में मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बस V3 सही वाली की लिखनी है, इस वाली की V3 लिखी हुई थी जो कि गलत था, आपने फेल्ड वाली की लिखनी थी। इतनी सी बात करनी। क्लियर हो गया? हाँ जी। रोहन फेल्ड फ्रॉम द स्टेयर्स सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल। रोहन ने बेसिकली रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये आपकी वर्ब हो गई फ्रॉम प्रीपोजिशन, एंड स्टेयर्स क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, वी सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, हॉस्पिटल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रोहन सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, ये सेंटेंस का मतलब। अब यहाँ पे गिर गया वाला मीनिंग हिंदी मीनिंग से देखना है तो उससे भी पता चल गया कि भैया फॉल की फॉर्म लगेगी।
और अगर ग्रामर से देखना तो भी हमें दिख रहा है स्टेयर्स तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सो कंजंक्शन लग के ये तो अगला क्लोज शुरू हो गया, यानी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यानी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वाली पुट होनी है। ये दोनों हिंट हमारे लिए इशारा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर गलत वर्ब की फॉर्म लगा दी, फेल फेल्ड फेल्ड वाली नहीं, हमें तो फॉल फेल फालन वाली चाहिए थी। अब फिर वही सवाल, फॉल लगाएं, फेल लगाएं, फॉलन लगाएं, क्या लगाएं? तो जो पहले लगी हुई थी वही लगाओगे ना यार। ये पहले कौन सी लगी हुई है? ये जो फेल्ड लगी हुई है ये कौन सी लगी हुई है? आपको अगर याद हो तो मैंने आपको जब पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था तब बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, यानी ये कौन सी लगी हुई है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हाँ के ना। और आगे भी देखो, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इससे भी पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट में था। तो ऐसा नहीं कर देंगे कि वर्ब की फॉर्म ही कोई और चेंज कर देंगे। ये एरर है कि फॉल कब लगाएं और फेल की फॉर्म कब लगाएं, गिरना कब लगाएं और गिराना कब लगाएं। ऐसे टेंस में अपने आप से चेंजेस मत कर देना कि मीनिंग ही बदल दिया भाई आपने। मेरी बात आ रही है समझ में? ग्रामर ठीक करनी है, ऐसे टेंस में मत बदलते फिरना बगैर मतलब। तो यहाँ पे मुझे इसकी V2 लगी हुई थी तो इसकी भी V2 लगाऊंगा, यानी यहाँ पे फेल लगा दो। बोलो जी, क्लियर हो गया? सेम ऐसे ये दो सेंटेंसेस हैं, ये भी अब आप जल्दी से अपने आप करके दिखा दो। खुद करने का मजा अलग ही है, खुद करने का मजा अलग ही है, एक अलग ही मोरल बूस्ट हो जाता है। अरे यार ये तो आसान था, कर दिया मैंने, करो ट्राई। हाँ जी, देख लिया। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है कि उसने गलती से उस कंटेनर को गिरा दिया जिसमें वायरस था। उसने गलती से उस कंटेनर को गिरा दिया जिसमें वायरस था। गिराना, किस चीज़ को गिरा दिया? कंटेनर को। गिराना वाला मीनिंग चाहिए, फेल्ड वाली लगेगी। वो जो दूध का गिलास था उसके हाथों से गिर गया, गिरना वाला मीनिंग चाहिए तो फॉल फेल फालन वाली लगेगी। ग्रामर से देखना है तो ये वाली होती है इंट्रांजिटिव गिरना वाली, और गिराना वाली ट्रांजिटिव होती है। आओ दोनों तरीके से देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, एक्सीडेंटली एडवर्ब हो गया इस वर्ब के लिए, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है इस कंटेनर को क्वालिफाई करने के लिए। कौन सा कंटेनर? जिसमें वायरस था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं जी? ये यहाँ पर सब्जेक्ट भी बन रहा है और साथ में कंजंक्शन भी बन रहा है, हाँ के ना। कंटेंट आपका वर्ब हो गया और वायरस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? तो उसने गलती से गिरा दिया उस कंटेनर को जिसमें वायरस था। अब एक तो हिंदी मीनिंग से देख सकते हो गिराना वाला मीनिंग आ रहा है, दूसरी बात यहाँ पे आपके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, यानी यहाँ पे मुझे ट्रांजिटिव वाली चाहिए थी, है ना, ट्रांजिटिव वाली चाहिए थी। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ट्रांजिटिव ये रही ना, ये फेल, ये इसको ये मान लेता हूँ। देखो आपको पता है कि इस वाली का मीनिंग है गिरना और इस वाली का मीनिंग है गिराना, ठीक है, तो गिराना वाली आनी चाहिए थी, है ना। तो बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है सर देखो ये रही ना, इसको ये मान लेता हूं, ये भी FELL है, ये भी FELL है, ये कौन सी लिखी हुई है कैसे पता चल रहा है? सवाल समझ आया मैंने क्या बोला? ये भी FELL है, ये भी FELL है। जैसे इन दोनों में कैसे पता चला था? इन दोनों में कैसे पता चला था? ये V3 होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, ये V2 है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी। तो इन दोनों में तो ऐसे पता चल गया। अब इनकी भी स्पेलिंग सेम है, इनको कैसे जज कर पाऊंगा? इनको कैसे जज करूंगा? ऐसे जज करोगे ये वर्ब की पहली फॉर्म है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। तो अगर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे SEIS आया होता वर्ब में। अगर ये होती ना तो SEIS आया होता। दूसरी बात, अगर ये पहली फॉर्म होती तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कब लगता है? हैबिचुअल एक्शन के लिए। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, मैं हर रोज सुबह इतने बजे उठता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा वो हर रोज कंटेनर गिराता है। एक्सीडेंटली हर रोज तो नहीं गिरा सकता,
एक्सीडेंटली भी लगा हुआ है। और दूसरी बात, हर रोज कंटेनर गिराएगा तो इसके धा थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। कैसे हो सकता है ये एक्शन प्रेजेंट डेफिनेट में? कैसे ये किसी का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है? ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही कि ये वाला फेल है ना, ये वाला फेल है। और ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो गिरना होता है, हमें तो गिराना चाहिए, हमें तो ट्रांजिटिव वाली चाहिए। देखो कंटेनर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इस वाले की V2 लिखनी पड़ेगी, इस सही वर्ब की, यानी यहाँ पे हमें फेल्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही दूध का गिलास उसके हाथों से गिर गया, ग्लास सब्जेक्ट हो गया और प्रीपोजिशन है, मिल्क इसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, हैंड्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और पजेसिव एडजेक्टिव है। दूध का गिलास उसके हाथों से गिर गया, गिरना वाला मीनिंग आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। दोनों बातें चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इनट्रांजिटिव वाली चाहिए, गिरना वाली चाहिए। अब ये कौन सी लगी हुई है? बिना हेल्पिंग वर्ब के लगी हुई है, तो V2 लगी हुई है, तो बाद में V2 लगेगी, यानी क्या आ जाएगी? पहला आ जाएगी। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलो, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिट्टो। जो डिफरेंस फॉल और फेल में है, वही डिफरेंस राइज और रेज में। ठीक, राइज रोज राइजन माने उगना उठना बढ़ना। मान लो मुझे कहना है कि सूरज उग गया, वही हैपनिंग वर्ब वाली बात, ये चीज उग गई, वो उठ गया। अब ये उगना उठना बढ़ना ये इसका मतलब होता है, और ऑब्वियस बात है ये कैसी हो जाएगी? ये इनट्रांजिटिव हो जाएगी। हाँ कि ना, हैपनिंग वर्ब इनट्रांजिटिव, उठ गया, ये चीज हो गई, ऐसे वाला मीनिंग होता है इसका। और रेज्ड यानी किसी चीज को उठाना, मैंने अपना हाथ उठाया, आई रेज्ड माई हैंड। हाँ कि ना, मैंने इस बोतल को उठाया, आई रेज द प्लेटफॉर्म, आई रेज द बोतल, मैंने उसको उठाया। रेज माने उठाना, इसका मतलब उठना। और रेज माने पालना भी होता, बच्चों को पाला, वो वाला मतलब भी होता है रेज का। तो इसका मतलब है उगाना, उठाना, बढ़ाना, पालना, ये इसका मतलब है। इसका मतलब उगना उठना बढ़ना है। तो ये वाली इंट्रांजिटिव है, ये वाली ट्रांजिटिव है। दोनों तरीके से देख सकते हो, मीनिंग से भी देख सकते हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से भी देख सकते हो। एक ट्राई आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूँ। करो ट्राई। अब जैसे पिछले वाले सेंटेंस के अंदर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोचें कि सर ही दिया हुआ तब तो आपने कह दिया ऐसा आया होता, सर यहाँ पे दे दिया होता तो फिर दूसरी बात लगा लेना यार। एक्सीडेंटली रोज रोज कैसे गिरा रहे हैं दे इस कंटेनर को, कैसे हो सकता है V1? सोच, एक्सीडेंटली रोज एक काम को हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, एक्सीडेंटली कभी हैबिचुअल एक्शन के साथ आता है? सोच, है ना। तो यहाँ पे जिसमें वायरस था, इससे भी पता चल रहा है कि पास्ट का हिंट है। करो ट्राई इसको, खाली मत बैठो यार, देखो खुद से करने का एक अलग ही मजा है। हाँ जी, देख लिया। पहले सेंटेंस का मतलब है मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे, मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। उठना, उगना, बढ़ना। ठीक, नीचे वाले का मीनिंग क्या है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। यहाँ बढ़ाना वाला मतलब है। मीनिंग से देखना, मीनिंग से देख लो। ग्रामर से देखना, ग्रामर से देख लो। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और सीट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे, क्यों उठे? मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे क्यों उठे भैया? स्वागत करने के लिए। ये जो इन्फिनेटिव है, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है, इसलिए क्या काम कर रहा है? एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इन्फिनेटिव, जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं।
इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल भले ही नाउन बने, एडजेक्टिव बने, एडवर्ब बने, इनमें वर्ब का अंश होता है। ये जो गेस्ट्स है ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। हिज क्या बन जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा सीट तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, यानी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब लगानी थी। मीनिंग भी बता रहा है, ग्रामर भी बता रहा है कि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वाली आएगी, उठना वाली आएगी, तो कौन सी आएगी? राइज रोज राइजन आएगी। अब टेंस तो वही रखोगे ना जो पहले था। पहले कौन सा था? ये रेज्ड। ये रेज्ड है कि ये है? ये वाली रेज्ड कौन सी है? ये है कि ये है? ऑब्वियस बात है सर, अगर ये V3 होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती। हेल्पिंग वर्ब आई नहीं, तो इसका मतलब ये V2 है। तो बाद में भी कौन सी लगाओगे? V2 लगाओगे, और V2 क्या है? रोज है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे ROSE, रोज। क्लियर हो गया? ऐसे इस पे आ जाइए। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज, ये पूरा का पूरा इस टाइप की गैस का नाम है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन कह लो, सब्जेक्ट सीधा लिख दो। अच्छा जी, ये आर क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। ये मेन वर्ब बन गया। किस चीज़ को बढ़ा रही है? टेम्परेचर को। ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। मीनिंग से पता चल रहा है, ग्रामर से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट है, तो यानी ट्रांजिटिव वाली चाहिए। तो ट्रांजिटिव वाली कौन सी? ये वाली। अब फिर से वही बात, टेंस सेम रखोगे, पहले ING फॉर्म है तो बाद में भी ING फॉर्म ही रख दोगे। तो यहाँ पे राइजिंग की जगह पे क्या लगा दोगे? रेजिंग लगा दोगे। इतनी सी बात है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलो जी, अब बिल्कुल डिट्टो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, करिए, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, कर लिया। आ जाइए। ही हैड सम डाउट्स बट ही डिडंट राइज एनी ऑब्जेक्शन। उसको कुछ डाउट्स थे, उसको कुछ डाउट्स थे, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अब हैड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई और मेन वर्ब तो है नहीं। हैड के बाद तो वैसे V3 आती है, आपको दिख रहा है कोई V3 तो आई नहीं है, तो खुद ही मेन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मत कह देना, लिंकिंग वर्ब सिर्फ बी की फॉर्म होंगी, और जो बाद में लिखवाए थे ना, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, वो सब, ठीक है। हैव को लिंकिंग और हैव की फॉर्म को लिंकिंग वर्ब मत कर देना। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। सम क्या बन गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक, उसको कुछ डाउट्स थे, उसको कुछ डाउट्स थे, लेकिन बट बन गया कंजंक्शन, अगला क्लॉज शुरू हो गया। लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। हेल्पिंग वर्ब नॉट हो गया आपका एडवर्ब, यहाँ पे आ गई मेन वर्ब, क्या नहीं उठाई? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट ये एनी, इसके लिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उठाना वाला मीनिंग चाहिए, मीनिंग से देख लो। ऑब्जेक्ट मिल रहा है यानी ट्रांजिटिव चाहिए, उससे देख लो। दोनों बातें आपको चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पे राइज नहीं रेज आएगा। अगर आपको याद हो, डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती, बेसिक फॉर्म आती, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली आती। क्लियर हुई इतनी बात? यहाँ पे रेज्ड मत लिख देना, डिड लिखा हुआ है, डिड लग चुका है तो वो इसने कन्वे कर दिया वो काम। अब रेज्ड मत लिख देना कहीं यहाँ पे। चलो, जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा सूरज पहले ही उग चुका था। जब मैं उठा था तो सूरज पहले उग चुका था। व्हेन आपका कंजंक्शन बन गया, आई सब्जेक्ट है,
ये वोक अप पूरा भी आप फ्रेजल वर्ब लिख सकते हो, वोक अप माने उठना, नहीं तो वोक को वर्ब और अप को एडवर्ब भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पूरे को फ्रेजल वर्ब भी कर लो यार, उठना नींद से उठने के लिए यूज होती है। एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज सन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, रेज्ड मेन वर्ब है। तो जब मैं उठा था सूरज पहले ही उग चुका था, सूरज ने कुछ उगाया कि सूरज उग चुका था, वो वाला मीनिंग देना है, उगना वाला मीनिंग देना है, उससे पता चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी इंट्रांजिटिव वाली आएगी, इससे पता चल रहा है। और यहाँ पे हेड के बाद V3 आएगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, राइजन लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये लास्ट वाले को मैं चाहता हूं एक बार फिर से देखो, 10 सेकंड और लगाओ, आराम से एक बार सोचो, ठीक है। लास्ट वाले को एक बार फिर से सोचो। आ जाओ। प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के दाम, प्राइसेस सब्जेक्ट हो गए और प्रीपोजिशन है, एवरीथिंग इसका ऑब्जेक्ट है। हर चीज के दाम, हर चीज के दाम 2020 में बढ़ गए थे कोविड की वजह से। ये ओइंग टू जो होता है ना, ये प्रीपोजिशन होता है, ओइंग टू एक प्रीपोजिशन होता है, कोविड इसका ऑब्जेक्ट है, किसी चीज का कारण बताने के काम आते हैं। हर चीज के दाम बढ़ गए थे 2020 में कोविड के चलते, हर चीज के दाम बढ़ गए थे 2020 में कोविड के चलते, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे जो आप वर्ब लिखोगे क्या उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है? क्या दाम किसी को बढ़ा रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं? बढ़ना वाला मीनिंग चाहिए, उगना उठना बढ़ना ये वाला इसका मीनिंग है, उगाना उठाना बढ़ाना ये इसका मीनिंग है। एक तो बढ़ना वाला मीनिंग चाहिए, है कि ना। लो बढ़ना भी इसके साथ लिख देता हूं मैं, बढ़ना अपने आप बढ़ना, हैपनिंग वर्ब टाइप का है, ठीक है। चाहे फॉल फेल हो, राइज रेज हो, चाहे आगे अभी पढ़ाऊंगा लाई ले, इसमें एक ऊपर वाली है जो इंट्रांजिटिव वाली है, हैपनिंग वर्ब की कैटेगरी की वर्ब है, ठीक है। और ये वाले का मीनिंग बढ़ाना भी हो सकता है, किसी चीज को बढ़ा दिया, ठीक। उगना उठना बढ़ना, उगाना उठाना बढ़ाना पालना, ये इसके मतलब है। क्लियर हुआ। अब दाम तो किसी को बढ़ाएंगे नहीं, दाम तो बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ गए थे, ये मतलब देना है। पास्ट का टाइम दिया हुआ है ना, तो V2 आएगा, V2 आएगा और राइज की फॉर्म आएगी, कौन सा आ जाएगा जी, रोज आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये कोई प्रेजेंट की बात नहीं है तो ये V1 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे बढ़ाना वाला मतलब नहीं देना, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये रेज्ड वाले इसलिए नहीं आ पाएंगे। ऑप्शन आ जाएगा जी आपका V2 रोज। नेक्स्ट पे आ जाइए, इस पे आइए। अब ये 3 कंफ्यूजिंग वर्ब है, लाई ले लेन, ले लेड लेड और लाई लाइड लाइड। इनमें सबसे आसान वाली है लाई लाइड लाइड, यानी झूठ बोलना। लाई लाइड लाइड वाली सबसे आसान है, इसमें इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ये तो सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाता है झूठ बोलना वाली कब आएगी। मेन जो एरर आते हैं ऊपर वाली दोनों पे आते हैं, ठीक है, ऊपर वाली दोनों पे आते हैं। फिर से वही बात, लाई ले लेन का मतलब होता है लेटना या पड़े होना, लाई ले लेन का मतलब है लेटना या पड़े होना। होता क्या है ना, बाकी ये वाली सबसे मुश्किल लगती है बच्चों को, ये वाली सबसे मुश्किल लगती है क्योंकि अपन ने कहीं ना कहीं, चलो फिर भी फॉल फेल थोड़ी सी पहले सुनी सुनी सी लग रही है, राइज रेज पहले सुनी सुनी सी लग रही है, ये वाली ना बड़ी कंफ्यूजिंग है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, सुनने बोलने में बड़ी कंफ्यूजिंग है, और जनरली हमने यूज नहीं कर रखी होती, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज ज्यादा करती हैं बच्चे को। तो ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। हाँ जी, लाई ले लेन का मतलब होता है लेटना या पड़े होना, ले लेड लेड का मतलब होता है किसी चीज को लेटाना, किसी चीज को कहीं रख देना, और लाई लाइड लाइड यानी झूठ बोलना। और अगर आप देख पा रहे हो, अगर मान लो मैं कहूँ मैं सोफे पर लेट गया, वो चीज वहां पड़ी थी, तो ये तो इंट्रांजिटिव वाला हो गया। और मैंने किसी चीज को रखा, मैंने बोतल को रखा, मैंने बच्चे को सोफे पर लेटा दिया, तो लेटाना रखना इसमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा, ये वाली ट्रांजिटिव होगी। और मैंने किसी व्यक्ति को झूठ बोला है, मैंने किसी चीज के बारे में झूठ बोला, इसमें हमेशा देखो प्रीपोजिशन आएगी। आई लाइड टू राजेश, आई लाइड राजेश नहीं, आई लाइड टू राजेश,
या फिर आई लाइड अबाउट दिस, मैंने इस चीज़ के बारे में झूठ बोला। तो लाई ये झूठ बोलने वाली के साथ या तो टू आएगा या अबाउट आएगा। किसी व्यक्ति के सामने झूठ बोलोगे तो टू आएगा, किसी चीज़ के बारे में झूठ बोलोगे तो अबाउट आएगा, ठीक है। और इस पे एरर आने के चांस भी बहुत कम है क्योंकि ये इतनी कंफ्यूजिंग है नहीं है, तो मीनिंग से क्लियर हो जाती है, ठीक। एक ट्राई करो जरा दोनों को, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो, ट्राई करो। सोचो, पहले मीनिंग से ट्राई करो, मीनिंग से थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के चक्कर में पहले मत पढ़ो, पहले एक बार मीनिंग से ट्राई करो। हाँ जी, आओ जरा करते हैं इसको। ही ले द चाइल्ड असाइड एंड लेड ऑन द सोफा, मतलब क्या है, उसने बच्चे को साइड पे रखा। होता ना, जैसे आपने मान लो कोई नैनी रख रखी है, बेबी सिटर बोलते नहीं जैसे। अब आजकल क्या होता है, मियाँ बीवी दोनों काम पे निकल जाते हैं, बच्चे की देखभाल कौन करेगा, तो वो नैनी टाइप के रख देते हैं, ठीक। अब भैया तुम तो काम पे चले गए, पीछे से नैनी को क्या मतलब, बच्चा रो रहा है रोता रहे, ठीक। उसने उसने क्या करा, बच्चे को आराम से वो जो उसका बेड वेड था उससे उठाया, या ले द चाइल्ड असाइड मतलब पहले सोफे पर लेटा रखा था बच्चे को तो नीचे फर्श पे लेटा दिया, अपना सोफे पर लेट गई ऐसे आराम से, वहां देख रही कसौटी जिंदगी की है। तो क्या कहना था, कहना यहाँ पे ये था कि उसने बच्चे को साइड पे रख दिया, बच्चे को साइड पे रख दिया और सोफे पर लेट गई, बच्चे को साइड पे रख दिया और सोफे पर लेट गई। यहाँ पे क्या कहना था, गन को नीचे रखो, गन को नीचे रखो और ज़मीन पर लेट जाओ, गन को नीचे रखो और फर्श पर लेट जाओ, ठीक। अब पहले तो मीनिंग से समझ लो, यहाँ पे अपने को मीनिंग चाहिए रखना। उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, रखना वाली कौन सी है, सेकंड वाली है, ले लेड लेड वाली है। रखना वाली कौन सी है, ले लेड लेड वाली है। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको क्या लगता है किसमें है, पास्ट में है। यहाँ से भी पता चल रहा है, और ऑब्वियसली कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं, और हैबिचुअल एक्शन अगर आप करोगे भी तो आपको दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। दूसरी बात, शी लगा हुआ है साथ में, ऐसे यस नहीं है, ये भी हिंट है कि ये V2 दी हुई है। ये तीनों चारों हिंट आपको बता रहे हैं कि दोनों की दोनों वर्ब की फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएंगी, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा सेंटेंस, ठीक है। उसने बच्चे को साइड पर रख दिया था और सोफे पर लेट गई थी, ये इसका मतलब है, ठीक। अब यहाँ पे रखना वाला मीनिंग चाहिए, रखना वाला मीनिंग चाहिए तो ले लेड लेड चलेगी, है ना। अब कोई बच्चा कहे सर ये भी तो ले है, ये भी तो ले है, ये भी तो हो सकती है ये, तो फिर बता रहा हूँ, शी अगर ये वाला ले होता तो शी लेज होता, पहली बात। दूसरी बात ये देखो पास्ट में दी हुई है,
दो पार्ट में एरो तो कर नहीं सकते। ये भी आपको इशारा कर रहा है कि ये V2 है ये वाला, और जो कि गलत लगा हुआ, इसका मतलब तो लेटना होता है, मुझे लेटाना या रखना वाला चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे इसको काट के आपको करना पड़ेगा लेट। क्लियर हुआ? तो शी लेट द चाइल्ड असाइड, उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, उसने बच्चे को साइड पर रख दिया और सोफे पर लेट गई। अब यहाँ पे लेटना वाला मीनिंग चाहिए। लेटना वाली कौन सी है? लाई ले लेन, जो पहले लगी हुई है वही लगाएंगे। अब ये भी लेट है, ये भी लेट है, कौन सी मानूं इसको, कौन सी मानूं? अगर ये V3 होती तो हेल्पिंग वर्ब आती ना, नहीं है तो इसका मतलब V2 है, तो पहले V2 थी तो बाद में V2 लगाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा ले। क्लियर हुआ? अब इसी बात को ग्रामर से भी वेरीफाई कर सकते हो, इसी बात को ग्रामर से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाँ कि ना? यहाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी ट्रांजिटिव वाली लगनी चाहिए थी, यानी ले लेड लेड लगनी चाहिए थी। ऐसे भी चेक कर सकते हो। इधर देखो, एंड कंजंक्शन है, ऑन प्रीपोजिशन है, सोफा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट शी है। एंड कंजंक्शन जब लगाते हैं ना और दो वर्ब के सब्जेक्ट सेम होते हैं तो दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती, शी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट शी है, ठीक है। अब लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा ना, ऑन प्रीपोजिशन है, सोफा इसका ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं इस वर्ब को। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो यानी इंट्रांजिटिव वाली लगनी थी, इंट्रांजिटिव वाली कौन सी है? लाई ले लेन। तो आप ग्रामर से भी वेरीफाई कर सकते हो, मीनिंग से भी वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया? इस पे आ जाइए। लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द फ्लोर, गन को नीचे रख दो, गन को नीचे रख दो और ज़मीन पर लेट जाओ, गन को नीचे रख दो और ज़मीन पर लेट जाओ, ये इसका मतलब है। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, लाई वर्ब है, मीनिंग से भी कर सकते हो, मीनिंग से भी रख सकते हो। गन को नीचे रखना है, किसी चीज़ को नीचे रखना, रखना वाला मीनिंग किसका है? ले लेड लेड का। और अगर आप चेक कर पा रहे तो इंपेरेटिव वर्ब है, इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू है, इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है? यू है, हाँ कि ना? इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होगी, तो मीनिंग से देख लो चाहे ग्रामर से देख लो, आपकी मर्जी है। आसान सवाल है ये बिल्कुल आसान है, इनको आप मीनिंग से भी कर सकते हो, ग्रामर से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कंजंक्शन हो गया, फिर से वर्ब आई, ये प्रीपोजिशन ही है इसका ऑब्जेक्ट। मीनिंग से देखोगे तो पता चलेगा, गन को जमीन पर रखना, रखना वाले में ये लगेगी ले लेड लेड, जमीन पर लेटना, लेटना वाले में लाई ले लेन, और दोनों जगह इंपेरेटिव है। ऑर्डर दे रहा को पुलिस वाले कह रहे होंगे कोई चोर आतंकवादी को, गन को नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ। तो यहाँ पे तो ये ले लेड लेड वाले की बेस फॉर्म आएगी, यानी ले आएगा, और यहाँ पे जमीन पर लेट जाओ इस वाले की बेस फॉर्म आएगी, यानी यहाँ पे लाई आएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? आई कुछ क्लैरिटी? अब एक काम कर दो, लगे हाथ, लगे हाथ इन तीनों को भी करके दिखा दो। सेम कॉन्सेप्ट, डिट्टो सेम वही बात है, करके दिखाओ जरा। अरे कुछ मज़ा आ रहा है? ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, जो पहले कोचिंग वोचिंग ले चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो असली कदर होती है ना क्लैरिटी की, उसी बच्चे को हो सकती है जो एक बार कहीं फिर के आया हो, उसको पता चल रहा होगा यार वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल सा लगा था, ये पता नहीं क्या बोले जा रहे थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आसान है ये। करो ट्राई।
हाँ जी, तुम्हारी बुक टेबल पर पड़ी है। पड़े होना, लेटना, कौन सी चलेगी? लाई ले लेन वाली की फॉर्म चलेगी। अब यहाँ पे पहले आईएनजी फॉर्म लिखी हुई, ये लिख दूंगा। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, ये आईएनजी फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्टिन्यूस टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। आईएनजी फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस टेंस लगा हुआ। कैसे तोड़ोगे इसको? ऐसे तोड़ोगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऐसा तोड़ोगे क्या? ऐसा तोड़ोगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? नहीं। तुम्हारी बुक टेबल पर पड़ी है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ बताया जा रहा है किसी चीज के बारे में। बुक कहाँ पड़ी है? बुक टेबल पर पड़ी है। तो ये ऐसे टूटेगा, ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पे वो ऑब्वियस बात है कि लेइंग काट कर लाइंग हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? ऐसे इस पे आ जाइए। उसने उसने कोई स्ट्रेस नहीं डाला इस मैटर पर ना। मीटिंग हुई थी, यहाँ से तो कह के गया था मैं आवाज उठाऊंगा तुम्हारी, ये करूंगा वो करूंगा। उस मीटिंग ने उसने इस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला। उस मीटिंग में उसने इस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ही सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे नो आपका एडजेक्टिव हो गया। नॉट जनरली एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रीपोजिशन है, मैटर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन है, मीटिंग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। उसने इस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला था। ये वाला ट्रांजिटिव वाला ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है कि ना? ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, मीनिंग से भी पता चल रहा है कि भैया ले लेड लेड वाली आएगी। अब कह दो सर, फिर से वही बात, सर ये वाला ले नहीं हो सकता ये। यार ही लिखा हुआ, पहली बात तो लेज होता, और दूसरी बात कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी है। कोई पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मुद्दे की बात कर रहे हो, हैबिचुअल एक्शन कैसे हो सकता है? ये तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। कोई पास्ट की घटना थी कि उसने उस मीटिंग में उस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला था। तो यहाँ पे V2 आएगी, इसको ये वाली मानोगे और इसका सही वर्ब का V2 वाला वर्जन लगा दोगे, यहाँ पे लेट आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? उसने मुझसे झूठ बोला। अब कोई लड़की है, ऑफिस में एक लड़का आता था स्मार्ट सा, बातचीत होने लगी, है ना? वो सपने सजाती रही अपने मन में कि कल को शादी होगी, ये होगा वो होगा। बाद में पता चला भैया 2 बच्चों का बाप है ना? तो रोज कहता था कवा रहा हूं, बताता ही नहीं था। तो ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला था। उसकी शादी को लेकर, उसकी शादी के बारे में उसने मुझसे झूठ बोला था। तो यहाँ पे झूठ बोलने वाला चाहिए, साफ मीनिंग से पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? LIED वाला आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? आसान था ये तो बिल्कुल। चलो जी, अब इसी चीज का एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे। ये जो अपन ने पढ़ा ना, फॉल फेल लाई ले राइज रेज, इसी का एक स्टेप और ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है? जो कि जेरंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड होगा। चीज वही रहेगी। ठीक है जी? 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाइए, वहां से आएंगे तो फिर ये वाली चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक?
चलो जी, आ जाओ, पढ़ें आगे। आइए देखो जरा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ना, दो तीन बातें आपको समझानी है। एक मैंने लिखा फॉलिंग प्राइसेस, और एक मैंने लिखा फेलिंग प्राइसेस, ठीक है। मैं आपको सीधा याद भी करने को बोल सकता हूँ, मैं आपको सीधा याद भी करने को बोल सकता हूँ कि इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गिरते हुए दाम, इसका मतलब होता है गिरते हुए दाम, इसका मतलब होता है गिरते हुए दाम, और इसका मतलब होता है दामों को गिराना, दामों को गिराना। क्योंकि ये बना फॉल से, फॉल माने होता है गिरना, तो इसका मीनिंग निकलता है गिरते हुए दाम, और ये बना फेल से, फेल माने होता है गिराना, तो इसका मीनिंग निकलता है दामों को गिराना। अगर आप डायरेक्ट इससे भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट इतने से भी करना चाहो तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे पहले सेंटेंस का मीनिंग सोचो क्या होगा और दूसरे का मीनिंग क्या होगा। अभी थोड़ा और ग्रामर की डेप्थ में भी जाऊंगा, एक बार पहले मैं इजी मेथड से करा रहा हूँ। फॉल, फेल, राइज, रेज, लाई, ले, ये पूरा मीनिंग से पढ़ा जा सकता है बड़े आसानी से, किसी ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी, मेरे थोड़ी सुरसुरी रहती है ग्रामर उसमें डालने की, तो आपको ग्रामर से भी करा दिए, लेकिन आप ये पढ़ते ही बता दोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें मीनिंग से भी, ठीक है। एक ट्राई करो, पहले मीनिंग से देखो दोनों को। क्या समझ आया, इसका क्या मीनिंग है? गिरते हुए दाम चाहिए कि दामों को गिराना? दामों को गिराना रियल एस्टेट मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, कि गिरते हुए दाम, जो मार्केट के गिरते हुए दाम हैं वो प्रभाव डाल रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर। गिरते हुए दाम, यहाँ तो मीनिंग चाहिए गिरते हुए दाम। और रियल एस्टेट एजेंट जो हैं, ये जो कमीशन एजेंट होते हैं, दलाल जिनको देसी भाषा में कहते हैं अपन, रियल एस्टेट एजेंट जो हैं ये गिरते हुए दाम के दामों को गिरा रहे हैं, प्रॉपर्टीज के दामों को गिरा रहे हैं जानबूझकर, ऑन पर्पस, जानबूझकर। जानबूझकर तो यानी इस काम को कर रहे होंगे, दामों को गिराना, है ना, ये दामों को गिरा रहे हैं जानबूझकर। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप मीनिंग से भी कर सकते हो, आप मीनिंग से भी कर सकते हो। आप मीनिंग से भी कर सकते हो कि यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फॉलिंग प्राइसेस, यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉलिंग प्राइसेस, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फेलिंग द प्राइसेस, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फेलिंग द प्राइसेस। क्लियर हुआ? हाँ जी, इस पे आओ जरा। अब इसको थोड़ा और ग्रामर की डेप्थ से समझाता हूँ, मीनिंग से तो बता ही दिया मैंने, थोड़ा और ग्रामर के तरीके से समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर देखो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, आईएनजी के साथ जब नाउन आता है, आईएनजी के साथ जब नाउन आता है, आईएनजी के साथ नाउन आता है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन हो सकता है, या जिरण प्लस में जिरण का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। अरे हाँ कि ना? यहाँ पे जरा मेरी छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, और वो बात क्या है, इधर देखो, ये फॉल इन ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपको याद हो, जिरंड हो, इन्फिनेटिव हो, पार्टिसिपल हो, वो कब अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे कब नहीं रखेंगे, किस बात पे निर्भर होता है? कोई जिरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, वो कब अपना ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा, ये किस बात पे निर्भर था? ये इस बात पे निर्भर था कि मैंने उसको कैसी वर्ब से बनाया है। अगर मैंने उसको ट्रांजिटिव वर्ब से बनाया तो वो अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, इन ट्रांजिटिव से बनाया तो नहीं रखेगा। ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से चल जाती है, तो उधर भी रख भी सकता और नहीं भी, ऐसी बात थी।
तो ये चाहे अभी के लिए हमें पता नहीं है, अभी मैं सीधा रटा भी सकता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ताते ती वाला मीनिंग आएगा, नहीं। एक बार सोचते हैं ना, एक बार ग्रामर से जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको खाली ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जिरंड बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता अभी, सोचो। लेकिन मुझे ये तो पता है कि फॉल वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, फॉल वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अगर मैं उससे ऐसा आईएनजी वाला कुछ बनाऊंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाऊं चाहे जिरंड बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, फॉल वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ रही है क्या? फॉल वर्ब इंट्रांजिटिव है तो चाहे तुम इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ चाहे तुम इससे जिरंड बनाओ, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और ऐसे ये वर्ब ट्रांजिटिव है, हाँ के ना। अब चाहे तुम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहोगे या जिरंड कहोगे, जो भी तुम कहोगे, अभी वो बात आगे की है, अभी वो बात आगे की है, लेकिन ये पक्का है कि ये ट्रांजिटिव है तो अपना ऑब्जेक्ट रखेगी, हाँ के ना। इतनी बात क्लियर है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये जो नाउन यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो मैंने नाउन यहाँ पर लिखा है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। और नाउन दो ही काम करता है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अब ये इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, यानी आगे किसी वर्ब का सब्जेक्ट वगैरह बनना होगा। मेरी बात आई समझ में? एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, इतनी बेसिक बात समझ में आती है। ये इनट्रांजिटिव है तो इससे चाहे तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लो, चाहे जिरंड बना लो, चाहे इन्फिनेटिव बना लो, ये इनट्रांजिटिव ही रहेगा, ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो चाहे तुम इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ, चाहे तुम इसे जिरंड बनाओ, चाहे तुम इसे इन्फिनेटिव बनाओ, ये अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। इतनी कहानी क्लियर है। तो यानी यहाँ ये जो नाउन लिखा जाएगा, यहाँ ये जो नाउन लिखा जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है कि ये खुद नाउन नहीं हो सकता? इसका मतलब ऐसा ही हो सकता था ना, मान लो ये जिरंड बन जाता, मान लो जिरंड बन जाता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये जिरंड भी नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही मानना पड़ेगा। मेरी बात कुछ आई समझ में? मैं फिर बता रहा हूँ, सीधा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सीधा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गिरते हुए दाम दामों गिराना, लेकिन मैं आपको उसको लॉजिकली समझा रहा हूँ। पर फिर से पकड़ो और टेंशन मत लो, ये बहुत बार करूँगा। इधर देखो, यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर राइज रेज में सेम कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो फिर लाई ले में सेम कॉन्सेप्ट आएगा। टेंशन मत लो। और ऑनलाइन का ये तो फ़ायदा है कि 2x स्पीड पे तो देख ही सकता है। मान ले क्लास में थोड़ा कम भी समझ में आया तो 2x स्पीड पे दोबारा प्ले कर लेगा। ऐसा कोई नासा का रॉकेट तो यहाँ से भी लॉन्च हो नहीं रहा है, 2 बार वीडियो दोबारा देखा, आ जाए समझ में। फिर से समझने की कोशिश कर। मैंने क्या बोला, इधर देख, फॉल इंट्रांजिटिव है तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब से चाहे तुम इन्फिनेटिव बनाओ, चाहे जिरंड बनाओ, चाहे पार्टिसिपल बनाओ, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव से चाहे तुम जिरंड बनाओ, चाहे इन्फिनेटिव बनाओ, चाहे पार्टिसिपल बनाओ, वो अपना ऑब्जेक्ट रखेगी, यानी ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये खुद भी नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नाउन तो इकट्ठे आएंगे नहीं, क्योंकि 2 नाउन तो इकट्ठे आएंगे नहीं। ये 2 नाउन इकट्ठे आना तभी पॉसिबल हो पाता अगर मान लो ये खुद जिरंड होता और जिरंड ने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया होता। तो यहाँ मेरे पास ये तय हो गई कि अगर ये इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं स्वीकार कर रही तो ये खुद भी नाउन नहीं बन पाएगा, ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये खुद एडजेक्टिव तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये अब इसके लिए एडजेक्टिव तो है नहीं, तो इसका मतलब फिर ये जिरंड है। ठीक है, मैं आपको सीधा भी रटा सकता था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिरंड होता है, उसको मैंने लॉजिकली प्रूव किया है कि भैया ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसने रख लिया, तो इसका मतलब ये वाला नाउन, अब ये जो नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये फिर खुद नाउन बनेगा, हाँ कि ना। खुद नाउन बनेगा तो जिरंड बनेगा। और अगर इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखा और इसके साथ नाउन प्लेस किया जा सकता तो ये खुद नाउन नहीं हो सकता, यानी ये एडजेक्टिव बनेगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। बोलो समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी कैसी होती है, ताते ती वाली होती है, इसीलिए इसका मीनिंग निकलता है गिरते हुए दाम। और जिरंड की हिंदी होती है नाने नी वाली, इसका मीनिंग निकलता है दामों को गिराना। बोलो जी, क्लियर हो गया? तो पहले जो मैंने आपको सीधा लिख के याद कराया था, अब मैंने आपको उसको प्रूव कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लो मैं क्या कहना चाहता था। अब इसको चाहो तो आप ब्रेक भी कर सकते हो। गिरते हुए दाम जब ऐसे लिखोगे तो पता क्या होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा यानी एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, और प्रीपोजिशन बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये पूरा एक है रियल एस्टेट मार्केट, इसको अलग अलग मत तोड़ देना। चाहो तो इसको एडजेक्टिव कर लो, लेकिन क्यों करें, पूरा कंपाउंड नाउन लिख लो। रियल एस्टेट मार्केट, ये कंपाउंड नाउन लिख दो पूरा। ठीक है, ऐसे ही रियल एस्टेट एजेंट पूरा का पूरा एक ही वर्ड मानना, इसको अलग मत कर लेना। ये सब्जेक्ट बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, यहाँ पे ये क्या बनेगा, गलत लिख दिया मैंने, रुको एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे तो ये वर्ब है, यहाँ पे तो जिरेंड विरेंड का कोई चक्कर ही नहीं बना, यहाँ पे तो जिरेंड का कोई चक्कर ही नहीं बना, ये तो मेन वर्ब बन गया खुद ही। यहाँ तो पीछे वाला काम आसान हो गया, यहाँ तो काम आसान हो गया, ये तो सीधा सीधा मेन वर्ब भी बन गया। एक काम करता हूँ, मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला जो सेंटेंस है ये चेंज कर देता हूँ, इसको जिरेंड विरेंड बनाता हूँ। रुको एक मिनट, इसको मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूँ। ये वाले सेंटेंस में तो सिंपल मेन वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया, तो फिर तो वो कॉन्सेप्ट ही मतलब आपका कंपैरिजन नहीं हो पाया ना। रुको मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ, लो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको बढ़िया समझ आ जाएगा, अब आपको अच्छा समझ आएगा। देखो, गिरते हुए दाम, पेट्रोल के गिरते हुए दाम अच्छा डिसीजन था सरकार का, पेट्रोल के गिरते हुए दाम अच्छा डिसीजन था सरकार का, कि ये कहना था पेट्रोल के दामों को गिराना अच्छा डिसीजन था सरकार का, दामों को गिराना ना ने नी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फेलिंग करना पड़ेगा। बोलो जी, समझ में आया? ये वाला सेंटेंस आप काट देना बच्चे, ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल आसान है, इसमें मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया, ये तो वर्ब भी बन गया। वर्ब वाले तो हम कर चुके हैं ना, राइज रेज फॉल फेल पहले, ये तो जिरेंड और पार्टिसिपल का कंपैरिजन पढ़ाना चाह रहा था, तो उसमें इसमें जिरेंड नहीं बन रहा है, इसलिए सेंटेंस को रहने दो, ये वाला लिख लेना। अब जब आप लिखोगे दामों को गिराना, तो ये बनेगा सब्जेक्ट यानी नाउन यानी जिरेंड, और ये प्राइसेस बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, पेट्रोल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, डिसीजन नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और ये गवर्नमेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे टूटेगा जी। आप एक काम करो, एक बार 30 सेकंड के लिए आप दोबारा देख लो, फिर मैं ये राइज रे ये वाला जो था ना फॉल फेल वाला, जिरेंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव माना जिरेंड वर्सेस पार्टिसिपल वाला, इसको दोबारा बताता हूँ। एक बार आप 30 सेकंड अपने आप दोबारा देखना एक बार। आओ एक बार फिर से समझो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि जब आप लिखोगे फॉलिंग प्राइसेस, तब इसका मतलब होता है गिरते हुए दाम, और फेलिंग प्राइसेस का मतलब होता है दामों को गिराना। डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अब इसको मैंने प्रूव किया कि ऐसा कैसे हो रहा। देखो, फॉल इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव से चाहे तुम इन्फिनेटिव बनाओ, जिरेंड बनाओ, वो भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी ये प्राइसेस अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। प्राइसेस अपने आप में एक नाउन है,
नाउन के साथ दूसरा नाउन तो आएगा नहीं, यानी एडजेक्टिव बनेगा। ठीक, वेल ट्रांजिटिव है, यानी अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, यानी ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं पाएगा अब, हाँ कि ना। इसका मतलब ये खुद नाउन बनेगा, यानी जिरण बनेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी होती है ताते वाली, जिरण में होती है नानेनी वाली, यानी इसका मीनिंग निकला गिरते हुए दाम और इसका मतलब निकला दामों को गिराना। अब ये मैंने इसकी हिंदी कैसे निकली, इसकी हिंदी यही क्यों होती है, प्रूव कर दिया आपको। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे सेंटेंस देख लो, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के गिरते हुए दाम रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट करें। गिरते हुए दाम कहना है तो फॉलिंग प्राइसेस लिख लिया, फॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, प्राइसेस सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मैंने लिखा दामों को गिराना, पेट्रोल के दामों को गिराना अच्छा डिसीजन था सरकार का। गिराना वाला मीनिंग चाहिए, नाने नहीं चाहिए, तो ये जिरण बनेगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरण बनेगा। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हुआ? हाँ जी। एक एक छोटा सा यहाँ पे डाउट और आ सकता, लो मैं उसको क्लियर करता हूँ। एक छोटा सा डाउट और आ सकता है, उसको मैं क्लियर करता हूँ एक सेंटेंस से। एक सेंटेंस देखना जरा। पहले डाउट बताता हूँ आपको, डाउट क्या आ सकता है, इधर देखो। सर आपने जब जिरंड और जिरंड का ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब आपने एक बात बोली थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन और जिरंड प्लस में जिरंड का ऑब्जेक्ट, ये दो कॉम्बिनेशन बनते थे। वहां आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब लगाते हैं तो ये नाउन इसका डूअर होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जब लगाते हैं तो ये नाउन इसका रिसीवर होता है। अब सर एक बात बताओ, प्राइस थोड़ी किसी को गिरा रहे हैं, ये डूअर तो निकला नहीं, ये डूअर तो निकला नहीं, हाँ कि ना। डाउट समझ में आया? मैंने कहा सर आपने जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड रोता हुआ बच्चा, रनिंग हॉर्स भागता हुआ घोड़ा, आपने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल जब प्लस में नाउन आता है तो ये नाउन इसका डूअर होता है। दाम थोड़ी किसी को गिरा रहे हैं, दाम तो गिर रहे हैं, यहां पे तो ये सिस्टम बन नहीं रहा, हाँ क्या ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि वहां पे वो डूअर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन है, फिर भी डूअर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, उसको समझो इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस को तोड़ना एक बार, इस सेंटेंस को तोड़ना एक बार। ये ड्राउनिंग यहां पर क्या है, क्यों है, इस सेंटेंस को तोड़ना जरा एक बार। पर एक ये वाला डाउट पता नहीं बच्चों का पीछा कब छोड़ेगा। सर इसको पूरे को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अगर इतना ही तोलना होता ना, ये तब्दैक, ये बर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तब लिखते। अगर एक एक वर्ड अलग अलग तोड़ रहे हैं ना, तो फिर ऐसे लिखते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर एक एक वर्ड तोड़ते हैं अलग से तो ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा एक टाइप की मार्केट का नाम है, इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कह लिया। मेरी बात आई समझ में? ये जो जिरंड प्लस में या प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई चीज बन रही है, कैसे कंपाउंड नाउन बन जाएगा? सोच खुद एक बार, वहां से बाहर आओ। ये कितनी दिन तक पूछते रहोगे सेम बात? करो जरा इसको। ही सब्जेक्ट है, सेव्ड वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसने बच्चे को बचाया था। कैसे बच्चे को बचाया था? डूबते हुए बच्चे को बचाया था। ताते ती वाला मीनिंग आ रहा है, ये इस बच्चे की विशेषता भी बता रहा है। सर लग तो ये एडजेक्टिव रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा है, लेकिन बच्चा क्या इसका डूअर है? ये बच्चा क्या इसका डूअर है? कौन बताएगा कि यहाँ पे वो डूअर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन बन रहा, फिर भी वो डूअर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं अप्लाई हो रहा?
बहुत बढ़िया, शाबाश। इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल कब ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं रखेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस बात पे निर्भर होती हैं वो? इस बात पे निर्भर है कि आपने उसको कैसी वर्ब से बनाया है, कैसी वर्ब से उसको क्रिएशन हुआ है, उससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। ये ड्राउन अगर आप देख पा रहे हो हैपनिंग वर्ब है कि नहीं, डूबना हैपनिंग वर्ब है ना। तो हैपनिंग वर्ब में कभी कोई डूअर होता है? करो याद। वो फिसल गया, कुर्सी टूट गई, कपड़े सूख गए, इसमें कभी कोई डूअर होता है? हैपनिंग वर्ब में कभी कोई डूअर होता है? उसका नाम ही हैपनिंग वर्ब इसलिए क्योंकि वो एक्शन अपने आप हैपन हो रहा होता है। तो क्या अगर हैपनिंग वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाएगा तो क्या कभी डूअर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नहीं होगा। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, यहां डूअर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। डूअर कॉन्सेप्ट यहां क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? क्योंकि क्योंकि ड्राउन हैपनिंग वर्ब से, ड्राउन हैपनिंग वर्ब है, ये ड्राउनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हैपनिंग वर्ब से बना हुआ है। यहाँ डूअर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे, फॉल गिरना, कोई गिर गया, रोहन गिर गया, गिरते हुए दाम, क्या यहाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हैपनिंग वर्ब से बना हुआ है। क्लैरिटी आई? चलो, सेम बात डिट्टो सेम बात अब अपन पढ़ेंगे राइज और रेज के लिए। ठीक है, राइजिंग और रेजिंग कौन सा कब लगाते हैं, क्या करते हैं ना। एक मैंने लिखा राइजिंग प्राइसेस, एक मैंने लिखा राइजिंग प्राइसेस बढ़ते हुए दाम, और एक मैंने लिखा रेजिंग प्राइसेस दामों को बढ़ाना। एक मैंने लिखा राइजिंग प्राइसेस और एक मैंने लिखा रेजिंग प्राइसेस। एक तो मैं सीधा कह दूं, इसको याद कर लो कि इसका मतलब होता है बढ़ते हुए दाम। एक तो मैं सीधा कह दूं कि इसको याद कर लो, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए दाम। और एक इसका मतलब मैंने लिख दिया दामों को बढ़ाना। दामों को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ते हुए दाम और दामों को बढ़ाना। अब यहां पे एक तो मैं सीधा कह दूं याद कर लो, और एक मैं इसको ग्रामेटिकली प्रूव कर दूं। आओ प्रूव कर देता हूं। अब तो आप अब सीख जाओगे। अब देखो, अब 10 सेकंड के अंदर आपको समझ आएगा। इधर देखो, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है राइज, तो चाहे इससे तुम इन्फिनेटिव बनाओ, जेरेंड बनाओ, पार्टिसिपल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी। यानी ये जो आगे नाउन यहां पर लिखा हुआ है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, खुद नाउन आ चुका है और इसका ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, अगर ये नाउन आ गया जो कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं, तो फिर ये खुद नाउन नहीं हो सकता। दो नाउन इकट्ठे तो आ नहीं सकते, हाँ के ना। तो यानी इस केस में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और ये रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर इसने इसको ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट रख लिया, इसने इसको एज एन ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अगर ये एडजेक्टिव नहीं है, अगर ये एडजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद नाउन बनेगा, जिरण बनेगा। लो जी, समझ में आया? अब ये जो हिंदी इसकी ऐसी क्यों निकल रही है उसको मैंने प्रूव भी कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट वैसे भी याद कर सकते हो। देखो, राइज माने क्या होता है, उगना उठना बढ़ना, इसलिए इसकी हिंदी निकलती बढ़ते हुए दाम। रेज माने क्या होता है, उगाना उठाना बढ़ाना, इसलिए इसकी हिंदी निकलती दामों को बढ़ाना। आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो। ये तो मैंने खुद अपनी अंदर की सुरसुरी के लिए किया है। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड विरंड ये पहचाना, ये मैंने अपने लिए किया है। आप चाहो तो ये जो राइज रेज के, लाई ले के, फॉल फेल के जो एरर होते हैं, इनके लिए कोई रॉकेट साइंस ऐसे ज़्यादा जिरुंड फिरुंड और ये ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कोई जरूरत नहीं है। पपलू एरर होते हैं, पढ़ते ही हो जाते हैं सीधे। ठीक है, चलो करो जरा इसको, इन दोनों सेंटेंसेस को करो।
हाँ जी, पढ़ लिया। रेजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर अफेक्टिंग पुअर पीपल। ये जो पेट्रोल के दामों को क्या करना है, पेट्रोल के दामों को बढ़ाना अफेक्ट कर रहा है पुअर पीपल को, कि जो पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है, जो पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है ना, ये प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। बढ़ते हुए दाम वाला मीनिंग देना, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था, राइजिंग प्राइसेस। प्राइसेस बन जाएगा आपका सब्जेक्ट नाउन, ये राइजिंग बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, पेट्रोल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अफेक्टिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है, पीपल यहाँ पर इस बेसिकली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अफेक्टिंग द पुअर लिख दें, द पुअर का मतलब भी द पुअर पीपल होता है। अफेक्टिंग द पुअर डायरेक्ट भी लिख सकते हो और पुअर पीपल भी लिख सकते हो, वो मर्जी है लिखने वाले की। इस पर आ जी, यहाँ पे क्या कहना है, पेट्रोल के दामों को बढ़ाना, पेट्रोल के दामों को बढ़ाना ठीक इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये अच्छा डिसीजन नहीं था सरकार का। पेट्रोल के दाम बढ़ाना ठीक इलेक्शन के पहले अच्छा डिसीजन नहीं था सरकार का। अब यहाँ पे बढ़ाना वाला मीनिंग चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेजिंग। रेजिंग, रेजिंग क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा। और ये प्राइसेस क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। साथ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेजिंग द प्राइसेस, पेट्रोल के दामों को बढ़ाना। इसमें जो प्राइसेस है ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, पेट्रोल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बिफोर आपका फिर से प्रीपोजिशन आया, इलेक्शन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका मेन वर्ब बन गया, लिंकिंग वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस उस डिसीजन के बारे में बताया जा रहा है। नॉट आपका एडवर्ब की तरह से काम कर गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, डिसीजन आपका नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ऑफ प्रीपोजिशन है और गवर्नमेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो जी, अब आसान लगने लग गया ये वाला कॉन्सेप्ट। एक बार लो इस पे हो जाएगा, फिर से लाई ले पे देख लो, फिर से लाई ले पे देख लो। अगर मैं कहूँ लाइंग बुक्स, अगर मैं कहूँ लाइंग बुक्स तो पढ़ी हुई किताबें, और लेइंग द बुक्स तो किताबों को रखना। हरी बात समझ में, बिल्कुल डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, लेइंग जिरंड की तरह से काम कर जाएगा। करो ट्राई। हाँ जी, देखा, इस बिल्डिंग की नींव रखना सबसे मुश्किल पार्ट था कंस्ट्रक्शन का। ये जो इमारत की कंस्ट्रक्शन हुई ना, इसमें सबसे मुश्किल पार्ट था इस बिल्डिंग की नींव रखना। रखना, नाने नी वाला मीनिंग है, जिरण चाहिए यहाँ पे, लेइंग द फाउंडेशन रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लेइंग द फाउंडेशन। फाउंडेशन माने होता नींव, तो यहाँ पे लेइंग क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, जिरण बन गया। फाउंडेशन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरण बन जाएगा। और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर मेन वर्ब है, पार्ट यहाँ पर नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मोस्ट आया इसके लिए एडवर्ब बन गया, डिफ़िकल्ट आपका एडजेक्टिव बन गया, और प्रीपोजिशन है, कंस्ट्रक्शन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी बुक पड़ी है टेबल पर, तुम्हारी बुक पड़ी है टेबल पर, तो ये बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये डिट्टो सेम वही सेंटेंस आ गया, ये डिट्टो सेम वही सेंटेंस आ गया। तुम्हारी बुक पड़ी है टेबल पर, तुम्हारी बुक पड़ी है टेबल पर, ये कहना है। अब बुक कुछ रख थोड़ी रही है, बोलो, अरे बुक कुछ रख थोड़ी रही है, बुक बस पड़ी है। या इसकी जगह पे भी मैं एक अच्छा सेंटेंस और लिख देता हूँ, इसकी जगह पे भी मैं एक अच्छा सेंटेंस और लिख देता हूँ। रुको एक मिनट, अगर मैं कहूँ चलो, इसमें देखना क्या गलती लग रही है, लास्ट वाला देखो जरा। मैं इस मुर्गी को बेच दूंगा, मैं इस मुर्गी को बेच दूंगा जब ये अंडे देना शुरू करेगी। मैं इस मुर्गी को बेच दूंगा जब ये अंडे देना शुरू करेगी। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सेल मेन वर्ब है, एन इसका ऑब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, व्हेन कंजंक्शन है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। जब ये क्या शुरू करेगी, देना, क्या, अंडे। अब आपको पता चल रहा है ये कोई अंडे की विशेषता बता नहीं रहा, यहाँ पे मुझे जिरण चाहिए, अंडे देना, नाने नी, जिरण चाहिए। तो यहाँ पड़े होना वाला मीनिंग भी नहीं है, कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था लेइंग। और ये लेइंग क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा। और ये यहाँ पर ये जो एग्ज है ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ। बोलो भाई, आई क्लैरिटी? टेंशन आ लो, बस 10 मिनट की क्लास और बची है, 10 मिनट की क्लास और बची है। ये कुछ और वर्ब्स हैं, इनमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ज़्यादा जिनड फ्रेंड का चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल आसान मीनिंग बेस्ड होती हैं, बिल्कुल आसान मीनिंग बेस्ड होती हैं सारी, तो तुम खुद ही कर दोगे। ठीक है, ऊपर दो वर्ब लिखी होंगी, ऊपर आपके पास दो वर्ब लिखी होंगी, दोनों के मीनिंग लिखे होंगे, नीचे दो सेंटेंसेस हैं। जल्दी जल्दी गोली की रफ्तार से आप कर दो, फिर मैं 2 मिनट में मैं बताऊंगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। करो ट्राई। हैंग हंग हंग, टांगना, हैंग हैंग हैंग, फांसी देना। वहाँ पे कौन सा चाहिए चेक करो। ऐसे ही डिस्कवर और इन्वेंट को देखो। ऐसे ही फाइंड फाउंड फाउंड, ढूंढना, पता लगाना। फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, स्थापना करना, इसको देखो। प्योर मीनिंग बेस्ड है, बहुत आसान, बचकाना काम। बस इतनी है, और नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे।
आ जाओ, सिंपल सी बात थी। हैंग हैंग हंग माने टांगना। जब आप कोई चीज़ को टांगते हो, अपने शर्ट पीछे टांग दी, अपने कपड़े तार पे टांग दिए, तो उसके लिए तो ये वर्ब यूज होगी। हैंग हैंग्ड हैंग्ड ये फॉर्म तब लगाते हैं जब मतलब देना हो फांसी देना। अब यहाँ पे वो रूम में एंटर हुआ और उसने दरवाजे के पीछे अपनी शर्ट को फांसी दे दी है। उन्होंने टेररिस्ट को लटका दिया, उन्होंने टेररिस्ट को लटका दिया कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। ये कौन सी कोर्ट है जो ऑर्डर देती है कि इस टेररिस्ट को तार पे सुखा दिया करो शाम को 6 बजे? तो यहाँ तो आनी चाहिए थी, यहाँ तो आनी चाहिए थी हैंग हंग हंग। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हंग, और यहाँ पे फांसी देने वाला मीनिंग चाहिए था, यानी यहाँ पे आनी थी हैंग्ड। प्योर मीनिंग बेस्ड है। डिस्कवर हम तब लगाते हैं कोई चीज हो। जैसे मान लो आप कहते हो कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, अमेज़न के जंगलों में एक नई मेंढक की प्रजाति ढूंढ ली, एक नई सांप की प्रजाति ढूंढ ली, एक नई बंदरों की प्रजाति ढूंढ ली। उन्होंने तो बनाई नहीं, वो थी ना वहाँ पे, उन्होंने बस बताया कि ये चीज़ यहाँ है। तो जब आप खुद कोई नई चीज़ नहीं बनाते, बस आप बताते हो कि अरे ये चीज़ यहाँ पे है, तो उसके लिए वर्ब यूज होती है डिस्कवर। और इन्वेंट तब लगाते हो जब आपको नई चीज़ क्रिएट कर देते हो। क्या चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया कि इन्वेंट किया? ऐसा तो है नहीं। चार्ल्स बेबेज सुबह सुबह गया था जंगल में लोटा लेके, देखा उसने, यहाँ जमीन खोद के देखता हूँ, खोदी, अंदर से कंप्यूटर निकलाया। तो ऐसा थोड़ी हुआ होगा। ऐसे वास्को डिगामा ने भारत को इन्वेंट किया कि डिस्कवर किया? वास्को डिगामा की 1 करोड़ पुश्त पहले से भी भारत तो एग्जिस्ट कर रहा था, इसने बस भारत आने का रास्ता डिस्कवर किया कि इधर से आया जा सकता है बस। ऐसा थोड़ी वास्को डिगामा जहाज लेकर चल गया, मिट्टी भर ली उसने, एक जगह मिट्टी पलटा दी, फिर मिट्टी भर लाया, फिर मिट्टी पलटा दी, फिर प्लेन करके बोला लो बन गया इंडिया। अबे ऐसा थोड़ी हुआ है। तो भैया यहाँ पे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को इन्वेंट करेगा, तो यहाँ पे आएगा इन्वेंटेड। ये डिस्कवर करेगा, तो यहाँ पे आएगा डिस्कवर्ड। फाइंड फाउंड, फाउंड माने होता है ढूंढना, फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड माने होता है स्थापना करना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्ची है जंगल में गुम हो गई, लो जी ढूंढ के लाते हैं। स्थापना करी गई थी ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पे फाउंड नहीं, यहाँ पे पैसे में लिखा हुआ है, V3 लिखना है, तो यहाँ पे आएगा फाउंडेड। मैंने अपनी किताब की स्थापना करोगे कि मुझे वो किताब मिल गई जो पिछले हफ्ते गुम हो गई थी? यहाँ पे किताब मिल गई वाला मीनिंग देना था। मैंने वो किताब ढूंढ ली जो पिछले हफ्ते गुम हो गई थी, यहाँ फाउंड आएगा और यहाँ फाउंडेड आएगा। इतना सा काम था। क्लियर हो गया जी? चलो, ये था अपना मेन वर्ब का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, अपना मेन वर्ब वाला पोर्शन देखेंगे। हो सका तो कल ही अपना मॉडल हो सकता है कि चालू हो जाए, नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। थैंक यू।